फिर से स्वागत करता हूँ सभी को और एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होगा बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि आज फिर से हम कंटिन्यू करेंगे एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 से। लेकिन ये जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स आईआईटी फाउंडेशन का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जो क्वेश्चन है जो हम करते आ रहे हैं या फिर करने वाले हैं अभी इस वीडियो में, वो भी इंटरेस्टिंग होंगे। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा आज। पहला क्वेश्चन, डायग्राम इसमें नहीं है। क्वेश्चन क्या है लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में है कि ए और बी जो है दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स आर टू पॉइंट्स एंड सी इज एनी पॉइंट collinear with A and B if AB equal to 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ 10 है, और BC जो है वो है 5, देन AC is equal to option A either 15 or 5, necessarily 5, option C necessarily 16, D none of this। तो क्वेश्चन को समझेंगे। ए और बी जो है वो दो पॉइंट्स हैं। कहाँ पर हमें नहीं पता। और सी जो है ये कहीं भी एक पॉइंट है कोलिनियर विथ ए एंड बी। अभी क्योंकि कोलिनियर विथ ए एंड बी बोल दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है दो पॉइंट से एक लाइन बना है, उस लाइन के ऊपर किसी भी एक जगह पर सी जो है वो एक पॉइंट है। ओके, एंड इफ ए बी इक्वल टू 10 एंड बी सी इक्वल टू 5, देन ए सी इक्वल टू आइदर ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक आंसर हमारा होगा। ओके, इट कैन बी आइदर 15 और 5, it can be necessarily 5, it can be necessarily 16, or it is none of this। तो इसके लिए हमें पहले पता नहीं था कि ए और बी जो है तो पॉइंट्स जो है वो क्या लाइन फॉर्म करते हैं या नहीं। लेकिन जब बोला है कि को लीनियर विथ ए एंड बी, अभी लीनियर का मतलब आपको पता है, लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। ए और बी स्ट्रेट लाइन है और इसके साथ को लीनियर मतलब इसके ऊपर इसके साथ सी जो पॉइंट है। ओके, सो डायग्राम जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ए बी लाइन, ये है ए बी लाइन, दिस इज लाइन ए बी, और सी जो है मान लीजिए यहाँ पर है सी। ठीक है, मिड पॉइंट में नहीं दूंगा मैं, इतना है सी। अभी पहले आपको मिड पॉइंट में नहीं देना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या है कि द होल ए बी इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी सी इक्वल टू 5। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, पॉइंट को फिर से चेंज करना है। क्यों? बिकॉज ए बी का फुल लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ है 10 और बी सी का लेंथ है 5, तो ए सी का लेंथ क्या होगा 5। मतलब सी क्या है, सी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। क्योंकि हमें क्या पता है, मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ये 5 हुआ तो ये भी 5 होगा, मतलब क्या, सी मिड पॉइंट है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी को मिड पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा आपको जनरल केस में मैथ्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट हुआ ये स्पेशल केस है, मिड पॉइंट ना भी हो सकता है। अभी अगर बी सी का वैल्यू अगर 7 देता तो क्या हम मिड पॉइंट दे सकते हैं? इसको नहीं दे सकते, क्योंकि 7 जो है अगर देता 7 तो ये बी सी यहाँ पर होता है 7 और ए सी होता 3। ओके ना, लेकिन यहाँ पर बी सी 5 दिया है, मतलब क्या, सी जो है मिड पॉइंट है। सो नाउ ए बी जो होगा
इसका जो वैल्यू है इट इज़ 10 एंड बी सी जो है यहाँ से यहाँ तक इसका जो वैल्यू है वो है 5 और इसका है 10। ओके, तो अभी दो दो केस यहाँ पर हमारे पास हो सकते हैं। क्या क्या केस? केस ये है कि AC का जो वैल्यू है वो या तो 15 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कोलिनियर विथ ए बी बोला है। कोलिनियर मतलब क्या? एक ही लाइन में होंगे पॉइंट्स। मतलब कोलिनियर का मतलब होता है जैसे कि मैंने बोला कि अभी ए बी सी जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में ये तीनों पॉइंट्स होंगे। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये तीनों पॉइंट्स होंगे, यहाँ हो सकते हैं, ये है, ये आ सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, ये ए बी सी हो सकता है ऐसे, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, तो हमने अभी कौन सा वाला केस किया? हमने ये वाला केस किया, इसमें मिड पॉइंट सी है। अभी ऐसा हो सकता है कि ए बी, इसके बाद सी यहाँ पर भी हो सकता है। ये यहाँ से 10 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, और हमें अभी क्या करना है? ए सी का लेंथ निकालना है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, दो केस बन सकते हैं। तो पहला हम वो केस कर लेते, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या होगा? सी मिड पॉइंट होगा। ओके, सी को हमने मिड पॉइंट मान लिया, हो सकता है मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट मान लिया। तो इन दिस केस, इस केस में ए बी का जो, अच्छा, ए सी जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ए बी माइनस बी सी, मतलब 10 माइनस 5, मतलब 5। क्यों? बिकॉज ये टोटल जो है, ये टोटल का लेंथ कितना है? 10। इसमें से ये वाला पोर्शन जो है इसका लेंथ क्या है? 5। इसका पोर्शन का लेंथ है 5, तो बाकी का कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 10 माइनस 5। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू यहाँ पर आएगा ए बी माइनस बी सी 10 माइनस 5। लेकिन सेकंड केस में अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता है, सेकंड केस मान लीजिए कि अभी ये मिड पॉइंट नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा 10 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा 5। सो इन दिस केस AC will be equal to AB plus BC, which means 10 plus 5। क्यों? बिकॉज AB क्या है? ये फुल लाइन। ठीक है, और इसमें से, सॉरी, AC क्या है? AC फुल लाइन है। इसमें से AB क्या वैल्यू है? ये वाला पार्ट पोर्शन है AB का वैल्यू, और इस वाला पोर्शन है BC का वैल्यू। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हमें AC मिलेगा, इसलिए यहाँ पर AC को हमने प्लस में लिखा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। या तो ये 15 हो सकता है या तो ये 5 हो सकता है। ओके, तो इट विल बी द ऑप्शन ए। ठीक है, दो केस यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, 3 lines intersect at a point, generating 6 angles. If one of these angles is 90, then the number of other and the number of other distinct angles, number of other distinct is option A 1 or 2, option B 1 or 3, option C 2 or 3, option D 2 और 4। तो क्वेश्चन को समझेंगे कि 3 लाइन इंटरसेक्ट हुआ है एक साथ, और इसमें से क्या हुआ कि जो पॉइंट
एक मतलब एक पॉइंट से तीन लाइन इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पर तीनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, मतलब ए पॉइंट से ये तीनों लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया है ऐसे। तो 6 एंगल बन गए हैं, इनमें से एक एंगल का वैल्यू 90 है। तो ऐसे कितने और एंगल्स होंगे जिनका वैल्यू 90 ही होगा। ओके, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, सिंगल पॉइंट से तीनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अभी इसको मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है और ये 90 है। ओके, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं फिर से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत बोला कि 3 लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तीनों लाइन्स जो हैं वो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट उन्होंने किया, करने के बाद 6 एंगल्स बने और इनमें से एक एंगल अगर 90 होता है, ठीक है, तो ऐसे और कितने एंगल्स होंगे जिनका जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर एंगल 1 के साथ एंगल 2 इक्वल होता है, ठीक है, तो तब एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होता है। रुको, इसको थोड़ा सा मैं समझा कर देता हूँ ठीक से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है। इसके दो केस हैं। केस 1, पहला केस में क्या है कि अगर एंगल 1 के साथ एंगल 2 इक्वल है, मतलब क्या कि एंगल बाइसेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर एंगल 1 के साथ इफ़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, अभी ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, मतलब समझा देता हूँ ठीक से कि देखो, अगर एक एंगल 90 डिग्रीज है, ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो इस जितने भी 6 एंगल्स बने हैं उनमें से और कितने ऐसे एंगल्स हैं जिनका वैल्यू जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ अदर डिस्टिंक्ट एंगल्स। ओके, तो एक तो हमें मिल गया 90। ठीक है, तो अभी कितने और एंगल्स होंगे जिनका वैल्यू 90 से अलग होगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो पहला केस में अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होता है तो एंगल 3 और एंगल 4 इस चारों के चारों इक्वल होंगे। कैसे देखो, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो अगर एंगल 1 के साथ एंगल 2 इक्वल होता है, ठीक है, और हमें पता है कि एंगल 1 के साथ एंगल 4 ऑलरेडी इक्वल है, कैसे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या होगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अभी एंगल 2 किसके साथ इक्वल है? एंगल 3 के साथ। कैसे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से क्या होगा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, और लेकिन तो एंगल 4 तो इक्वल है एंगल 1 के साथ, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, और एंगल 3 जो है वो तो इक्वल है जिसके साथ? एंगल 2 के साथ, तो इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ से चारों के चारों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझे? तो इसीलिए यहाँ पर क्या होंगे? डिफरेंट एंगल जो होगा सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि अगर ये सपोज मान लीजिए 60 होता है, अच्छा 60 90 होता है, ठीक है, तो बाकी के कितने होंगे? बाकी के एंगल्स ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। बिकॉज वाई? बिकॉज ऑल डे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। समझे मेरी बात? ठीक है, 90 से अलग कोई नहीं होगा, 90 से अलग सिर्फ एक ही एंगल होगा। कौन सा एंगल? अभी अभी एंगल 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एंगल्स कितने होंगे? डिफरेंट एंगल्स कौन से होंगे? सिर्फ एक। सो देयरफॉर नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एंगल्स होगा एक। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंगल्स विल बी 1। और सेकंड केस जो है उसमें अगर मान लीजिए कि अभी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं है, तब कितने एंगल्स बनेंगे देख लेते हैं। अगर एंगल 1 के साथ एंगल 2 इक्वल नहीं है
तब एंगल 1 के साथ एंगल 4 इक्वल और एंगल 2 के साथ एंगल 3 इक्वल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर कितने एंगल्स होंगे? यहाँ पर 2 एंगल्स फॉर्म होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंगल्स विल बी 2। क्यों? बिकॉज दिखाऊंगा अभी को, एंगल्स इज 2, मतलब अलग एंगल्स जो बनेंगे वो 2 होंगे। कैसे? अभी क्या है, अभी ये और ये इक्वल नहीं है तो नॉर्मल रहेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल और एंगल 2 के साथ एंगल 3 इक्वल। ओके, तो 90 के अलावा और कितने डिफरेंट एंगल्स बने? ये वाला एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, मतलब एंगल 2 का वैल्यू अगर 60 होता है तो एंगल 3 का वैल्यू 60 हुआ, ये एक डिफरेंट हुआ, ठीक है, 1 डिफरेंट। और अगर एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, मतलब अगर एंगल 1 45 हुआ तो एंगल 4 45, तो कितने डिफरेंट एंगल्स फॉर्म हुए यहाँ पर? एक है 45, दूसरा है 60, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स कौन से हो गए? 45 और 60, मतलब 2 डिफरेंट एंगल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं हुए तो। और अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं तो हमें सिर्फ एक ही डिफरेंट एंगल देखने को मिलेगा अदर देन 90 डिग्रीज। ओके, तो ये था वो क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था समझ, क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा सबको, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अगर आपको केस समझ में आ जाए कि कौन सा वाला केस में क्या होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये NSTSE 2009 में आ चुका है। NSTSE 2009 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें ये वैल्यू है x, इसको फाइंड करना है हमें, और ये है एंगल 140, ये है एंगल 140, अरे ये है एंगल 140 और ये है एंगल 158 डिग्रीज, और ये सारे के सारे लेवल हो चुके हैं, और ये है लाइन P और ये है लाइन Q। ओके, अभी करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। और गिवन में कुछ है, गिवन में क्या है? लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, तो इसके साथ ये पैरेलल है। ओके, तो कैसा होगा आपका आंसर? कैसे निकालोगे इसका आंसर? चलिए ऑप्शन लिख लेता हूँ। ऑप्शन A 18 डिग्रीज, ऑप्शन B 22, ऑप्शन C 62 और ऑप्शन D है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निकाला नहीं जा सकता इसका एंगल। तो कैसे करोगे वो तो बताओ। इसको करने का 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इजी वाला बताऊंगा, ठीक है। अभी इसमें मैं इस 2 मेथड्स में से एक मेथड आपको मैं करके दिखाऊंगा और दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें से आपको जो वाला आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाला 90 डिग्री ड्रॉ कर लो। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद ये और ये वर्टिकल ऑपोजिट, तो ये भी 140, ये भी वर्टिकल ऑपोजिट, ये भी 158 होगा। फिर ये बन जाता है क्या? पेंटागन। पेंटागन बन गया, मतलब कि आप 540 आएगा सम करने के बाद, तो x प्लस 140 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 158 इक्वल टू 540, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर आपको थोड़ा सा और भी क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये x जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। किसमें? इसको हम मान लीजिए A है और इसका B है, ठीक है। जैसे कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा ये प्रोसेस, ये वाला मेथड स्टेप। इस ये पैरेलल है तीनों के साथ, दूसरे दोनों लाइन के साथ पैरेलल है। तो ये 140 हुआ, तो ये भी कितना होगा? 140। ओके, और नहीं सॉरी 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 गलत बोल दिया, ये 140 हुआ, सॉरी सॉरी गलत बोला मैंने, ये A है,
तो ये 140 है, तो ये भी 140 होगा वर्टिकल ऑपोजिट। अभी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला एंगल 140, तो ए वाला क्या होगा 140 से, मतलब 180 से 140 माइनस करो, रीज़न क्या है को इंटीरियर एंगल्स, तो ये 40 हो गया। तो ये वाला एंगल क्या बन गया 40, लिख लेता हूँ 40 डिग्रीज। और फिर ये वाला जो लाइन है इसके साथ ये वाला लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल है ये 158 होगा, कैसे, वर्टिकल ऑपोजिट। और 158 और ये वाला एंगल जो है ये है बी, तो बी का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस 158, कैसे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो 40 प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स का वैल्यू, और यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको कौन सा वाला ईजी लगा आप बता सकते हो, आप चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद आपको वैसे ही करना है। तो मैं पहले ये कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाला होगा 140, इसमें स्टेटमेंट लिखने वाला कोई बात है ही नहीं। 158, फिर इसमें लिखो 90 90। तो इसमें बस लिखना है कि एक्सटेंडेड नहीं, कंस्ट्रक्टेड ए लाइन परपेंडिकुलर on both the parallel lines P and Q। ठीक है, तो दोनों ही पैरेलल लाइंस पर ये परपेंडिकुलर है। तो अभी नाउ एक्स का वैल्यू क्या होगा 540 माइनस 140 माइनस 158 माइनस 90 माइनस 90। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया मैंने, क्योंकि x प्लस 140 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 158 होगा 540। तो यहाँ से x का वैल्यू होगा इस 540 से सबको माइनस करने के बाद जो आता है। तो 540 डिग्री माइनस 90 90 180 180 से 140 प्लस करूँगा 320 से इसको प्लस करूँगा 320 माइनस 158। तो ये प्लस करूँगा तो आई गेस ये आएगा 478। तो यहाँ से आएगा 478 है ना। तो 540 डिग्रीज माइनस 478 माइनस करेंगे अभी 2, और ये होगा 376 और ये 62 इस द आंसर, मतलब ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। ओके, तो 11 नंबर का ऑप्शन सी इज़ द आंसर, दैट इज 62 डिग्रीज इज़ द आंसर। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे बोला था, जिस मेथड से मैंने बोला था आपको एक्सप्लेन किया था, वैसे भी कर सकते हो, इट्स अपॉन यू। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x, y and z are 3 points such that xy equal to 2yz and xz equal to 3yz, then the 3 points are option A not collinear, option B collinear, and x lies between y and z, option C collinear and y lies between x and z, option D collinear and z lies between x and y। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा आंसर। तो बताया गया है क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड जो है 3 पॉइंट्स हैं, और एक्स वाई जो वैल्यू है वो 2 वाई जेड के बराबर है,
और एक्स जेड का जो वैल्यू है वो 3 YZ के साथ बराबर है। ओके, तो इनमें से अभी इस इंफॉर्मेशन से हमें ये बताना है कि 3 पॉइंट्स क्या है, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, और अगर है तो कौन मतलब कोलिनियर अगर है तो कौन सा वाला पॉइंट किन किन 2 पॉइंट्स के बीच में रहेगा। तो इसको करने के लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ करेंगे XYZ, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा। XYZ, तो ये है X, ये है Y और ये है Z। ठीक है, एक्चुअली Y को थोड़ा और उस साइड में लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा और इस तरफ लेना पड़ेगा। ये है Y, ये है Z और ये है X। ठीक है, नाउ गिवन इज XY इक्वल टू 2YZ एंड XZ इक्वल टू 3YZ। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस में क्या आ रहे हैं कि YZ आ रहे हैं। तो XZ जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो हमें पर क्या पता है, XY इक्वल टू 2YZ। ओके भाई, मान लिया, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो भाई। अभी XZ इक्वल टू 3YZ। अभी मुझे बताओ 3YZ को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई कि 2YZ प्लस YZ लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे, तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई लिख सकते हैं इसको 2YZ प्लस YZ। लेकिन अभी 2YZ का जो वैल्यू है वो तो XY के साथ इक्वल है, तो 2YZ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, XY प्लस YZ। तो XY प्लस YZ मतलब क्या, XZ। ओके, प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि XYZ जो है कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स हैं, और जो Y है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। तो इट इज XY प्लस YZ, सॉरी XY प्लस YZ। So from this X, Y, Z are collinear and Y lies between X and Z. क्यों? बिकॉज दोनों ही टर्म्स में कॉमन क्या है, y है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि y जो है इनके बीच में लाई करता है। अभी इसका और एक रीज़न भी बता सकता हूँ क्यों ऐसा मैंने बोला। देखो XY प्लस YZ दोनों में ही y कॉमन है, और XY प्लस YZ कब होता है, जब y जो हो मिड पॉइंट हो। जब भी आपको मिड पॉइंट देखने को मिलेगा तब आपको देखने को मिलेगा दोनों ही टर्म में एक टर्म जो है कॉमन होगा। जैसे अच्छा मान लीजिए कि एक लाइन है ABC, ठीक है, ABC करके एक लाइन है। ठीक है, ये है ABC। इसमें से अगर B मान लीजिए, अच्छा AB, अच्छा AC का जो वैल्यू है वो 20 है, और AB का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है। तो BC का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 10। तो अब देख सकते हो AB और BC में दोनों में ही क्या कॉमन आ रहा है, B। ठीक है, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब क्या, बी जो है वो ऑब्वियसली बात है वो बी मिड पॉइंट है। बी और मिड पॉइंट कहाँ रहता है, मिड पॉइंट दो पॉइंट्स के बीच में रहता है, बिटवीन। तो सी भी मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स के बीच में है। अच्छा मिड पॉइंट ना भी हो, ठीक है, ना भी हो, अगर दोनों पॉइंट्स में देखो दोनों टर्म्स में ये कॉमन है, इसलिए मैंने इसको बताया कि ये मिड बिटवीन है। मिड पॉइंट होता तब भी ये दोनों के बीच में होता है, तब तो और भी कॉन्फर्म हो जाता है कि बीच में है, क्योंकि मिड पॉइंट हमेशा दोनों पॉइंट्स के बीच में होता है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि XY प्लस YZ जो है मिलकर क्या बन रहा है, XZ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि Y जो है कॉमन है दोनों में, इसीलिए ये कोलिनियर हुआ, और कोलिनियर होने के बाद Y जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आई गेस इट इज़ 12, इट वॉज 12, इट इज़ नाउ 13। ओके,
13 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर respectively parallel to the arms of another angle, then the two angles are option 1 neither equal nor supplementary, मतलब ना ही इक्वल है ना ही सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, सम होगा 180, और नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, इक्वल नहीं है लेकिन सप्लीमेंट्री है। और दूसरा है इक्वल है लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं है, इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री। एंड लास्ट आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, या तो इक्वल हो सकता है या फिर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल से। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि अगर एक एंगल के किसी एक आर्म को हम रेस्पेक्ट पैरेलल बनाते हैं दूसरे किसी एंगल के आर्म के साथ, तो वो दोनों एंगल्स क्या बनेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसा डायग्राम है इसका। भाई डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम के बिना कोई भी मैथ किया नहीं जा सकता। ठीक है, इसके भी दो केस हैं, क्या केस देख लेते हैं। पहला केस, केस 1, पहला केस कि अगर दो, अच्छा ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, दोनों को तो सेम ही होना पड़ेगा ना, तभी तो पैरेलल होगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके बस इसमें कर देता हूँ और ये हो गया क्या, पैरेलल। ठीक है ना, दोनों पैरेलल हो चुके हैं। तो दोनों ही जो आर्म्स हैं एंगल्स के, दोनों ही पैरेलल हैं। इसके साथ ये पैरेलल और इस वाले आर्म के साथ ये वाला आर्म पैरेलल। ठीक है, तो ये बन जाता है दोनों के बीच में एंगल। ओके, तो अभी इसमें हम ये प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल बनेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री बनेंगे। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, मान लिया भाई ये एंगल 1 है, एंगल 2। अब ये एंगल, इसको एंगल 3 मान लेते हैं। ओके, अभी ये वाला, अच्छा सॉरी, ये वाला लाइन जो है ये इसका इसके साथ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 2 था करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर अभी मिला हमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो दोनों में ही एंगल 2 कॉमन है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एंगल्स होंगे इक्वल, लेकिन क्या होंगे, सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ओके, इट कैन बी सप्लीमेंट्री और इट कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री नहीं होंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। तो एंगल्स, अच्छा लिख देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। पहले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फ्रॉम हियर वी गेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो देयरफॉर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब दूसरा केस में क्या होता है देख लेते हैं। दूसरा केस, केस 2, डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। पहले तो ऐसा, फिर
ये वाला सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा, बस अभी ये वाला यहाँ पर ऐसे आएगा। ओके, ऐसे होगा। तो इसके साथ ये पैरेलल और इसके साथ ये पैरेलल और बीच में ये एंगल। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सिंपली इनको ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर दिया। वेट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हो गया ज्वाइन, हो गया ज्वाइन। तो अभी मुझे बताओ, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, गिवन है, ये ट्रांसवर्सल बन गया। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करेंगे तो कितना होगा, 180। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री। ओके, तो इसको मान लो एंगल 1 है और ये एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो कौन सा वाला आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर, तो आपका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन डी। या तो इक्वल हो सकते हैं अगर डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, और या तो ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर डायग्राम को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 डायग्राम वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14, डायग्राम है ऐसा, कॉपी कॉपी, ओके। फिर एक ऐसा गिवन है और दूसरा ऐसा गिवन है। फिर लेवलिंग टाइम, ए बी सी डी ई एफ जी एच एल, ये आई, ये के और ये जे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ए बी के साथ सी डी पैरेलल है और ई एफ के साथ जी एच पैरेलल है, और गिवन कुछ और भी है, देख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू जी एच, और एंगल ए आई एफ इक्वल टू 120। ए आई एफ ए आई एफ ए आई एफ ए आई एफ मतलब ये वाला 120 है। वी हैव टू फाइंड एंगल सी जे जी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके साथ ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये बन जाता है 120। फिर फिर इन चेंज करके लगता हूँ, ये पैरेलल है इसके साथ, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल प्लस करेंगे 180 मिलेगा को इंटीरियर एंगल, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 60 डिग्री होगा आंसर, 60 डिग्रीज। तो ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्रीज, ऑप्शन सी 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, ऑप्शन डी 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो अभी लिखो, सिंस ई एफ पैरेलल टू
GH and AB transversal, therefore अरे यार एंगल AIF will be equal to angle AKJ equal to 120। AKJ हो सकता है, IKJ हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, एक ही बात है। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये बन जाता है 120। फिर क्योंकि AB के साथ CD पैरेलल है और अभी GH ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल IKJ प्लस एंगल KJ, वेट, इसको लिख सकता हूँ मैं LJK विल बी इक्वल टू 180 co-interior angles are supplementary, which implies angle LJK equal to 180 minus 120 means 60। अभी LJK को हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, CJG भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही एंगल को मीन करता है। इंच चेंज करना पड़ेगा। LJ के मतलब जो आर्म्स होंगे ना वो L तक होंगे और K तक होंगे, लेकिन एंगल जो हो यही होगा। और अगर इसको हम CJ भी बोलते हैं तो आर्म्स होंगे यहाँ तक और सेम एंगल को ही मीन करेगा। ओके, कोई गलत बात नहीं है, बस आर्म्स पर डिपेंड करेगा। आर्म का लेंथ L तक हुआ तो LJK, अगर आर्म का लेंथ C तक हुआ तो CJK हो सकता है, CJG हो सकता है, ठीक है, LJG हो सकता है, LJK हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एंगल को मीन करता है। ओके, तो CJG इक्वल टू 60। अभी भाई ऑप्शन कौन सा होगा, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल या फिर, तो पहले ट्राई करते हैं 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। 1/3 ऑफ राइट एंगल मतलब क्या? 1/3 ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री मतलब क्या? 30। तो ये नोप, नॉट दिस ऑप्शन। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा आपका आंसर। क्यों? बिकॉज एंगल CJG जो होगा 2/3 ऑफ 90, ये और ये कैंसिल, 30 हुआ, तो 2 इंटू 30 कितना? 60 हो गया आपका आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। In next video we will continue and try to finish this क्वेश्चन बैंक। इसके बाद क्वेश्चन बैंक ख़त्म होने के बाद सेल्फ असेसमेंट शीट भी दिया गया है, ठीक है। उसको ख़त्म करने के बाद ये चैप्टर हो जाता है अपना ख़त्म, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सारे के सारे MCQ टाइप के हैं, लेकिन यही MCQ टाइप जो है बहुत लोगों को मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।